जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, राजस्थान ज्योग्राफी कब पढ़ाओगे। तो आज दोस्तों हमारी राजस्थान की धरती पर एंट्री होने वाली है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा और फिर उसके बाद इस राजस्थान की धरा का परिचय दूंगा कि राजस्थान की धरा क्या चीज़ है। पहले मैं अपना परिचय देता हूं दोस्तों कि शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंद, यही वीर की रवानी है। और ये बंदा हिंदुस्तानी है और निवासी राजस्थानी है। ये बंदा हिंदुस्तानी है और निवासी राजस्थानी है। तो मैं उसी धरा पे पैदा हुआ हूँ जिस धरा पर लोग कहते हैं कि शीश लिए निज कंधों पर युद्ध किया करते हैं। शीश लिए निज कंधों पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। और ये राजस्थान की धरा शौर्य की गाथा सुनाती है। ये राजस्थान की धरा शौर्य की गाथा सुनाती है। पानी कम है मगर रक्त की धारा बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की धारा बहा करती है। मैं उस भूमि से आता हूं दोस्तों जिस भूमि पर अनेक वीर योद्धा और वीरांगनाएं पैदा हुई थी। उसी राजस्थान की धरा से मैं आता हूं दोस्तों। और आज उस राजस्थान की भूमि पर मैं एंट्री करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस राजस्थान की भूमि को नमन करता हूं और इस राजस्थान की चांद जैसी मिट्टी का गुणगान करता हूं। और जिस सिंघनी की कोख से पैदा हुआ उसे सलाम करता हूं। और मुझे परवाह नहीं स्वर्ग में जाने की, बस तिरंगा मेरा कफन हो, यही भगवान से फरियाद करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का नामकरण, स्थिति एवं आकार और राजस्थान की उत्पत्ति। और क्या है? उत्पत्ति। दोस्तों, जिस प्रकार राजस्थान में हमने एंट्री ली, राजस्थान में एंट्री करते ही खून खौल उठता है, क्योंकि राजस्थान तो वो देश, राजाओं का देश है जो पूरा हिंदुस्तान को कारगिल के युद्ध में 500 जवानों ने राजस्थान के ने अकेले कारगिल के युद्ध में शहादत दी थी। वो धरा है राजस्थान जिसका प्रवेश द्वार भरतपुर। जिस भरतपुर की अगर आप गाथा सुनोगे तो आप सुनते ही रह जाओगे। एक हल्की सी छोटी सी गाथा सुनाता हूँ महाराजा सूरजमल की, क्योंकि राजस्थान में मैं एंट्री करने वाला हूँ और राजस्थान का प्रवेश द्वार ही भरतपुर है। तो राजस्थान के प्रवेश द्वार से ही मैं अपने वाणी राजस्थान में प्रवेश करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। यहीं से हम राजस्थान जी का प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में एक राजा हुआ करता था, महाराजा सूरजमल। उस समय दिल्ली पर मुगलों का शासक था। मुगलों का शासक अहमद बादशाह था। उस अहमद बादशाह के दरबार में एक रामजी लाल नाम का ब्राह्मण उस दरबार में नौकरी करता था। एक दिन रामजी लाल ब्राह्मण के बेटी उस दरबार में खाना खाने देने के लिए गई, तो अहमद शाह बादशाह की नज़र उसकी बच्ची पर पड़ गई। तो उस बच्ची के लिए अहमद शाह बादशाह की नज़र जब उस बच्ची पर पड़ी तो उसने क्या कहा? अरे सुन, बादशाह ने क्या कहा उसको? अरे सुन रे पंडित, तूने मुझसे भेद छुपाया है और है अनमोल रतन तेरे घर में जो तूने अब तक नहीं बताया है अनमोल रतन तेरे घर में जो तूने अब तक नहीं बताया है। तो वो रामजी लाल ब्राह्मण क्या बोलता है कि महाराज ये आपकी ही बेटी है। तो फिर वो क्या बोलता? मत कहो इसे हमारी बेटी मत कहो इसे। तो फिर आगे वो क्या बोलता है? चंदन कौर का निगाह तू कर दे, भूलू ना एहसान तेरा, तुझे रियासत का मालिक बना दूंगा, बढ़ेगा खूब मान तेरा। चंदन कौर का निगाह तू कर दे, भूलू ना एहसान तेरा, तुझे रियासत का मालिक कर दूंगा, बढ़ेगा तेरा मान तेरा। तो वो चंदन कौर की जब शादी की बात करता है तो वो रामजी लाल ब्राह्मण हिल जाता है। और वो रामजी लाल ब्राह्मण छोटा सा मुंह लेकर, क्योंकि
वो झुक जाता है, क्योंकि वही आदमी झुकता है जिस डाली में फल होते हैं, वही डाली झुकती है। तो उस चंदन कौर के पिता में, रामजीलाल ब्राह्मण में वो गुण थे, इसलिए वो झुक जाता है, नरम स्वभाव लेकर वहां से आ जाता है। और आंखों के आंसुओं की धारा बहते हुए जब वो अपनी महारानी के पास पहुंचता है और वो कहता है कि बादशाह चंदन कौर के डोला की तैयारी कर रहा है, तो वो महारानी कहती है कि आप एक राज्य के चक्कर में मेरी बेटी को मुगलों की महारानी बनाना चाहते हो? नहीं, मैं आपको पति स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन कभी मेरी बेटी को मुगलानी नहीं होने दूंगी। तब वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, तो वो अपनी बेटी के पास गया, लेकिन बेटी ने भी मना कर दिया कि किसी भी प्रियतम से मैं अपने प्राण हर लूंगी, लेकिन कभी मुगल की रानी नहीं बनूंगी। तो ये बात जब उस मुगल शासक के पास पहुंची, तो उसने उस चंदन कौर को जेल के अंदर डाल दिया। और चंदन कौर जेल के अंदर रोती रही, बिलबिलाती रही, और रोज रोती थी। वहां पर एक मेहतरानी काम करती थी, और मेहतरानी उसको रोज देखती थी चंदन कौर को रोते हुए। तो मेहतरानी ने कहा कि तुम्हारी लाज, लोक लाज की रक्षा करने वाला एक इंसान है, वो लोहागढ़ का महाराजा सूरजमल, जो आपकी इज्जत को बचा सकता है। तो वो चंदन कौर कि किसी भी तरह अगर आप कोई पत्र लिख दो, तो मैं आपका पत्र आपकी माँ तक पहुंचा दूंगा, और आप उस अपनी माता के जरिए उस महाराजा सूरजमल तक अगर उस पत्र को पहुंचाओगे, तो तुम्हारे इज्जत की लाज बच सकती है। तो उस चंदन कौर ने क्या लिखा? बड़ी करमन की हेटी हूँ, अरे बड़ी करमन की हेटी हूँ पिताजी, मैं भी हिंदुन की बेटी हूँ। पिताजी अगर जो इज्जत लुट जाएगी, तुम्हारी कहाँ वीरता रहे, नाक हिंदुन की कट जाएगी। और आंख से आंसू झलके, उससे पहले तुरंत पकड़ दई मैया को। तो उसने चिट्ठी में 4 लाइन बनाई, क्योंकि उसके पास ना कोई कलम थी ना कोई दवात था। उसने आंखों की दवात बनाई, आंखों के काजल की दवात बनाई, और काजल की सुरमा की तर्जनी उंगली से अपने चुनरू के पल्लू पर पत्र लिखा, और वो 4 लाइन लिखकर अपनी माता के लिए भेज दिया। और उसकी माता पैदल ही वहां से निकल जाती है, दिल्ली की रहने वाली थी वो। दिल्ली से निकलती है, प्रवेश द्वार भरतपुर में पहुंचकर वो महाराजा सूरजमल के दरबार में पहुंच जाती है। तो महाराजा सूरजमल के दरबार में वो क्या कहती है, जरा सुनिए तो किस तरह उसने व्याख्यान किया। अरे सुन बदन सिंह के छैया, अरे मेरी अध पर डूबी नैया, सुन मोकू धीर बंधाए दे, अरे मुगलों के चंगुल से मेरी बेटी की लाज बचाए दे। आ हो सुन बदन सिंह के छैया, मेरी अध पर डूबी नैया, सुन मोकू धीर बंधाई दे, और मुगलों के चंगुल से मेरी चंदन कौर बचाए दे। चंदन कौर चिता पे बैठी, चंदन कौर चिता पे बैठी, जाके अगन लगाए दे। सुन बदन सिंह के छैया, मेरी अध पर डूबी नैया, अब मोकू धीर बंधाए दे, और मुगलों के चंगुल से मेरी चंदन कौर बचाए दे। तो इतनी बात सुनकर महाराजा सूरजमल के अंदर खून खोल गया, क्योंकि वो क्षत्रिय राजा था, वो जाठों का अफलातून था, वो जाठों का प्लेटो था, जाठों का एक महान शासक महाराजा सूरजमल। और इतनी बात सुनी महाराजा ने गयो हाथ मुँह छन पे, उठाई लई तलवार हाथ में, दिल्ली में खनका दैया। और दिल्ली में ऐसे खेलो जैसा बरसाने की हो रही है, लाल खून से धरा को रच दिया, ये सूरजमल की कहानी है, ये सूरजमल की कहानी है। डागुर सर ने सुना दिया तुम्हें भरतपुर का इतिहास, और उसी धरा से मैं जन्मा हूँ, उसी धरा से मैं जन्मा हूँ।
धरा ध्यान लगाए, उसी धरा से मैं जन्मा हूँ, सुन लो जरा ध्यान लगाए। राजस्थान के वीर योद्धा सूरजमल की सुना कहानी, राजस्थान के वीर योद्धा सूरजमल की सुनो कहानी। तो इस प्रकार सूरजमल ने उस चंदन कौर की लाज और लोक लाज की रक्षा की, क्योंकि वो सभी जातियों की लोक लाज की रक्षा करते थे। ये इतिहास है उस लोहागढ़ से, और उसी लोहागढ़ से मैं जन्मा हूँ। इसलिए मेरी भी एक ही लाइन है कि शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, शीश कटने पर लड़े कबंद, यही वीर की रवानी है, और ये बंदा हिंदुस्तानी है और नवासी राजस्थानी है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ये थोड़ा छोटा सा मैंने टेलर दिया। अब हम आपको दोस्तों समझाएंगे राजस्थान का नामकरण, स्थिति एवं आकार। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हम बताते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति दोस्तों दो भागों से हुई है। एक है दोस्तों गोंडवाना लैंड। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया गोंडवाना लैंड, और है तेथिस सागर। तेथिस सागर पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत महाद्वीपों का स्थापना हुई, और उनमें से राजस्थान की स्थिति हम अभी आपको बता देते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो गोंडवाना लैंड से दोस्तों राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, क्या है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और हाड़ौती का पठार, ये दोनों दोस्तों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इन दोनों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गोंडवाना लैंड। और तेथिस सागर से दोस्तों थार का मरुस्थल, राजस्थान का कौन सा, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, और दूसरा है तुम्हारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर का मैदान। तो थार का मरुस्थल और उत्तर के मैदान की उत्पत्ति तेथिस सागर से मानी गई है। यानी कि पहले यहाँ पर क्या, अब वर्तमान में तेथिस सागर में क्या है, हिमालय पर्वत। तो थार का मरुस्थल और उत्तर का मैदान की तेथिस सागर से उत्पत्ति हुई है, और गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतीय क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र की, राजस्थान के इन दो क्षेत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब आ जाओ दोस्तों राजस्थान के नामकरण के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों यही याद करवा के चलेंगे, यकीन मानो आपको हमारी क्लास इतनी अच्छी लगेगी कि आप हमेशा याद रखोगे। खेल खेल में हम आपको इतना सिखा देंगे कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो दोस्तों अब बात आती है राजस्थान की नामकरण की। दोस्तों प्राचीन काल में वेदों का जो वेद थे, वैदिक काल था, उनमें एक वेद था ऋग्वेद। कौन सा वेद था दोस्तों, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा। क्या कहा दोस्तों, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त कहा ऋग्वेद में। वैदिक काल में राजस्थान का क्या नाम था दोस्तों, ब्रह्मवर्त। इसके बाद रामायण में, इसके बाद दोस्तों रामायण में इसको क्या कहा, मरुकांतर। राजस्थान को क्या कहा दोस्तों रामायण में, मरुकांतर। मरुकांतर कहा रामायण में। और किसने कहा दोस्तों, वाल्मीकि ने। किसने कहा, वाल्मीकि ने। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस राजस्थान को मरुकांतर के नाम से बताया या जाना, और ऋग्वेद में इसका क्या नाम था, ब्रह्मवर्त। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, रामायण में इसका नाम मरुकांतर हो गया, ऋग्वेद में इसका नाम ब्रह्मवर्त हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या आता है कि एक शिलालेख मिलता है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले
राजस्थानीय द्वित्व शब्द का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख था दोस्तों, वो था बसंत शिलालेख। बसंत शिलालेख 682 विक्रम संवत। कौन से संवत में दोस्तों ये बसंत शिलालेख लिखा? 682 विक्रम संवत। और अगर विक्रम संवत से हम अगर ईस्वी निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें -57 वर्ष कर दो। -57 वर्ष करने से ईस्वी निकल जाती है। तो विक्रम संवत में बसंत शिलालेख लिखा गया। और बसंत शिलालेख कहाँ का? सिरोही। कहाँ है? सिरोही। बसंत शिलालेख कहाँ पर लिखा गया है? सिरोही, बसंतगढ़ में। कौन सा था? बसंतगढ़। बसंतगढ़ शिलालेख। वहाँ एक माता का मंदिर है, जिस माता के मंदिर पर ये बसंत शिलालेख लगा गया 682 ईस्वी में विक्रम संवत। अगर ईस्वी में इसको अगर हम निकालेंगे तो इसमें -57 वर्ष कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको एक वो था, अब इसके बाद इसका नामकरण, आगे हम इसके नामकरण की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका नाम, लेकिन ये जो नाम है ये केवल ये दर्शाए तो थे, लेकिन ये केवल ये नहीं बताया कि इस भौतिक प्रदेश के लिए ही इन नामों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले नाम दोस्तों भौतिक की दृष्टि से, भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से राजस्थान का नाम सबसे पहले 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम राजपूताना दिया। क्या रखा? राजपूताना रखा। इस भौतिक प्रदेश का क्या नाम रखा? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कहा। थोड़ा जॉर्ज थॉमस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस क्या था सर? ग्वालियर जो रियासत थी, ग्वालियर रियासत। कौन सी रियासत दोस्तों? ग्वालियर। ग्वालियर रियासत में एक सेनापति था। कौन? जॉर्ज थॉमस। किसमें सर? ग्वालियर रियासत में एक सेनापति था। उस समय वहां के राजा, ग्वालियर रियासत कब से कब था दोस्तों? 1800 से 1805 ईस्वी तक। कब था? 1800 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक ये ग्वालियर रियासत में सेनापति के पद पर था। कौन? जॉर्ज थॉमस। अब 1805 ईस्वी में दोस्तों इसका ट्रांसफर हो जाता है वहां से, ग्वालियर रियासत से। और 1805 ईस्वी में इसका ट्रांसफर होता है तो वहां पर एक आता है विलियम फ्रैंकन। कौन आता है दोस्तों? विलियम फ्रैंकन। वहां पर दोस्तों विलियम फ्रैंकन इसकी जगह लेने के लिए आता है। तो इन दोनों में क्या होता है? दोनों में जब ये जाने वाले होते हैं वहां से और विलियम फ्रैंकन वहां का चार्ज लेने वाले होते हैं, तो इनमें आपस में उस रात क्या होती है? पार्टी होती है। तो पार्टी होने के समय इन दोनों में जब पार्टी हुई तो इस विलियम फ्रैंकन को इनकी जीवन की डायरी मिल गई। किसकी? जॉर्ज थॉमस की जीवन की डायरी। जीवन की दिनचर्या की जो डायरी थी, ये विलियम फ्रैंकन को जॉर्ज थॉमस की डायरी मिल गई। और उस डायरी को पढ़कर ये जो विलियम फ्रैंकन हैं ये बड़े प्रभावित हुए दोस्तों, बहुत प्रभावित हुए जॉर्ज थॉमस से। तो उन्होंने इस जॉर्ज थॉमस से प्रभावित होकर 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिख दी दोस्तों। क्या लिख दी? एक पुस्तक।
1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस पर किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिख दी। और उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? उस पुस्तक का नाम था, किसने लिखी? जॉर्ज थॉमस ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस ने उस जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक 1805 ईस्वी में किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने। तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का क्या नाम दिया? राजपूताना। अगर क्वेश्चन आएगा कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के सेनापति थे? दोस्तों ग्वालियर रियासत के सेनापति थे। कब से कब थे? 1800 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक क्या थे? ये सेनापति के पद पर थे। अब इसके बाद दोस्तों इसका राजपूताना नाम तो दे दिया। इसके बाद दोस्तों इस राजस्थान का नाम देने वाला दूसरा व्यक्ति था। अब राजस्थान का दूसरा व्यक्ति था, वो था दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। कौन था दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड, जो कि हमारे भारत में इस राजस्थान का उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। राजस्थान का पूरा महत्व कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। अब जेम्स टॉड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। राजपूताना शब्द हमने बता दिया। इसके बाद दोस्तों रायथान नामक शब्द, रायथान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये तीनों नाम दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या दिया? तीनों नाम दिए दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी दोस्तों? एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज The Annals and Antiquities of Rajasthan. अच्छा साहब, कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी सर? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में राजस्थान, सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। किस पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे दोस्तों? स्कॉटलैंड से भारत आए थे। स्कॉटलैंड से भारत आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1800 ईस्वी में। कब आए थे? 1800 ईस्वी में स्कॉटलैंड से भारत आए थे। और इस कर्नल जेम्स टॉड का जन्म दोस्तों इंग्लैंड में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म इंग्लैंड में हुआ। कर्नल जेम्स टॉड स्कॉटलैंड से भारत आए 1800 ईस्वी में। 1817 ईस्वी से और 1822 ईस्वी तक कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ रियासत की, कौन सी रियासत सर? मेवाड़ रियासत
के रेजिडेंटल रहे। क्या रहे थे दोस्तों? रेजिडेंटल। कर्नल जेम्स टॉड 1817 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक मेवाड़ रियासत के रेजिडेंटल रहे थे। इसके बाद दोस्तों 1826 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड चले गए। कब चले गए इंग्लैंड? 1800 ईस्वी में आए थे। 1826 ईस्वी में जो इनकी जन्म स्थली थी इंग्लैंड, वहां पर ये 1826 ईस्वी में ये कहां पर चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे दोस्तों। अब वहां इंग्लैंड में ही इन्होंने बैठे बैठे 3 साल के बाद कौन सी पुस्तक लिखी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 ईस्वी में। ये यही नहीं रुके सर, इन्होंने फिर आगे बढ़ना चालू कर दिया। ये यही नहीं रुके, इसके बाद ये आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक और निकाल दी। (1832) ईस्वी में एक पुस्तक और निकाली इन्होंने। कब निकाली दोस्तों? 1832 ईस्वी में। थोड़ा मिट नहीं रहा है। इससे मिटाते हैं। 1832 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पुस्तक निकाल दी दोस्तों। 1829 में कौन सी निकाली? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों यही याद करना है, कहीं नहीं, यही याद करना है दोस्तों। एक बार रिवाइज फिर कराएंगे। अब दोस्तों 1832 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित की, निकाली थी। उसका नाम था दोस्तों द वेस्टर्न ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न ऑफ इंडिया एक पुस्तक निकाली 1832 ईस्वी में, और इन दोनों पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला था विलियम क्रुक। कौन था? विलियम क्रुक था। इन दोनों पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला विलियम क्रुक था। 1835 ईस्वी में इस कर्नल जेम्स टॉड की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी के बाद 3 साल बाद 1839 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया, द वेस्टर्न ऑफ इंडिया, विलियम क्रुक के द्वारा 1839 ईस्वी में। यानी कि मरने के 3 साल बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि किस पुस्तक का प्रकाशित किया गया? द वेस्टर्न ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया गया था विलियम क्रुक ने। ये थे दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड की कहानी। अब कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान में 2 युद्ध प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों। एक तो था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध 1876 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इस 1876 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली का युद्ध कहा दोस्तों। क्या कहा? थर्मोपल्ली का युद्ध। इसके बाद दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1882 ईस्वी में। अब दिवेर के युद्ध को इसने राजस्थान का मैराथन का युद्ध कहा, मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन। दिवेर के युद्ध को इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन कहा सर। क्या था? क्या कहा? मैराथन। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली जो पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी थी दोस्तों गुरु शिखर। कौन सी चोटी थी? गुरु शिखर। उस गुरु शिखर 1722 मीटर। इस गुरु शिखर चोटी को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा दोस्तों। क्या कहा? हिंदू ओलंपस। क्योंकि हिंदुओं का निवास स्थान, एकांत निवास स्थान इस गुरु शिखर था। वहां पर संत लोग
तो तपस्या करते थे, इसीलिए इसको हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। इससे पहले दोस्तों इसकी मुनोत नैन्सी ख्यात नामक पुस्तक में राजस्थान का शब्द का उल्लेख मिला, जिसमें क्या कहा? राजस्थानादित्य, राजस्थानियादित्य। मुनोत नैन्सी ख्यात नामक पुस्तक थी, जिसमें सबसे पहले राजस्थानियादित्य का शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? मुनोत नैन्सी ख्यात नामक पुस्तक में। और वो किसने लिखी? मुनोत नैन्सी। और मुनोत नैन्सी को दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल। मुनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों एक पुस्तक आई राजरूपक। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो सही रूप से अगर हमारा जो उल्लेख मिल रहा है वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी द एनाल्स एंटिटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसके बाद दोस्तों रियासतों का एकीकरण होने लगा। सबसे पहले फर्स्ट चरण में, एकीकरण के फर्स्ट चरण में इसको दोस्तों 17 मार्च, कब दोस्तों? 17 मार्च 1848 ईस्वी को दोस्तों मत्स्य संघ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? मत्स्य संघ। 17 मार्च 1848 ईस्वी में मत्स्य संघ इसका सबसे पहले नाम दिया गया, जब एकीकरण होने लगा था। इसके बाद दोस्तों एक सप्ताह बाद ही, यानी कि 25 मार्च को दोस्तों, और 1848 को 1948, सॉरी 17 मार्च 1948 17 मार्च 1948 को इसको क्या सबसे पहले क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। इसके बाद 25 मार्च 1948 को इसको दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया। पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया। इसके बाद दोस्तों भारत में संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उसी दिन दोस्तों इस राजस्थान का एकीकरण करके इसका नाम राजस्थान लगा। अब राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राजाओं का स्थान। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 22 ऐसी रियासत थी जहाँ पर उनका खुद का आधिपत्य था। एक रियासत ऐसी थी जहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार था। एक रियासत केवल जहाँ पर ब्रिटिश का क्या था? अधिकार था। तो इसी प्रकार दोस्तों ये तो हमारा राजस्थान का नामकरण था। अब दोस्तों राजस्थान की स्थिति एवं आकार के बारे में हम बात करते हैं। हमने पढ़ लिया राजस्थान वीरों का भूमि है। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ ये भी हमने बता दिया। कौन कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी और किसने पुस्तक लिखी वो भी हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब हम दोस्तों अब आते हैं राजस्थान की स्थिति एवं आकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी चीज को दोस्तों अगर याद करना है तो रटना नहीं है, समझना है। जितना हम समझेंगे उतना हम याद कर पाएंगे। अगर दोस्तों हम समझेंगे नहीं तो हम उसको बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़ते निशान। तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है अभ्यास करने से। तो दोस्तों ये तो पढ़ाई है, नॉर्मल चीज है। पढ़ाई तो नॉर्मल चीज है दोस्तों। अब हम दोस्तों राजस्थान की स्थिति एवं आकार के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाते हैं। दोस्तों बोर नहीं होना है, मेरी क्लास में बोर नहीं होना। एंजॉय। अभी हम एंजॉय के मूड में आ गए हैं तो एंजॉय के अनुसार अब आपको पढ़ाएंगे। अगर मेरी क्लास में अगर बोर हो गए तो जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझो। इतिहास रचना भूल जाओगे, क्योंकि इतिहास रचने हम चले, खुद इतिहास बन गए और हर इतिहास के पन्ने पर अपना सुनहरा नाम लिख गए दोस्तों। तो दोस्तों मेरी क्लास में सिर्फ बोर नहीं होना है। अब दोस्तों बात आती है राजस्थान की उत्पत्ति एवं आकार के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं।
राजस्थान की उत्पत्ति एवं आकार। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक राजस्थान का नमूना बना लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए। आज चीजों को समझो दोस्तों, अगर चीजों को समझने लग गए तो समझो आपको आनंद ही आनंद है। अगर चीजों को समझेंगे नहीं, ये हमने एक नमूना बना लिया दोस्तों, ये मत समझो कि टोटल राजस्थान बना दिया है, नमूना केवल समझने के लिए है। अब आप दोस्तों पहले हम समझा देते हैं आपको, फिर हम एक ढोला के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यह है हमारा राजस्थान, जिसकी हमने अभी नामकरण के बारे में आपको बता दिया। ये दोस्तों है उत्तर दिशा। ये क्या है? उत्तर दिशा। ये हो गई दोस्तों उत्तर दिशा। ये होगी दोस्तों क्या? दक्षिण दिशा। ये है दोस्तों पूर्व दिशा और यह है पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी दोस्तों स्थलीय सीमा है दोस्तों 5,920 किलोमीटर। इसकी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों 1,070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा है दोस्तों 4,850 किलोमीटर। अब दोस्तों हम राजस्थान के बारे में बताते हैं, इसका विस्तार और आकृति। इसकी दोस्तों राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। अब दोस्तों देखो यह है राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। दोस्तों राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है दोस्तों कोनागाम, गंगानगर। क्या है दोस्तों राजस्थान का उत्तरतम बिंदु? कोनागाम, गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों बोरकुंड, बांसवाड़ा। पूर्वतम बिंदु है दोस्तों शिलाना, धौलपुर। क्या है? शिलानागाम, धौलपुर। पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों कटरागाम, सम तहसील और जैसलमेर। कौन सा हो गया? कटरागाम, सम तहसील, जैसलमेर। अब दोस्तों बात आती है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो दोस्तों उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है इसकी है दोस्तों 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 826 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है दोस्तों 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कम है। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। तो राजस्थान की चौड़ाई दोस्तों है 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। अब दोस्तों राजस्थान की स्थिति बता देते हैं हम। राजस्थान की स्थिति है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमने आपको पहले समझा दिया है अगली वीडियो में कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। इसको उत्तरी अक्षांश ही क्यों बोलते हैं, इसको पूर्वी देशांतर ही क्यों बोलते हैं, ये हमने आपको पिछली क्लास में समझा दिया। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा पश्चिम से लेकर पूरब तक। यहाँ से है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का क्या होगी दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई। दोस्तों राजस्थान के उत्तर में है पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में है दोस्तों हरियाणा। राजस्थान के पूरब से दक्षिण दिशा में है दोस्तों मध्य प्रदेश, और पूरब दिशा में है दोस्तों उत्तर प्रदेश। पूरब दिशा में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों गुजरात,
और पश्चिम से लेकर उत्तर तक है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत राजस्थान की जो सीमा है दोस्तों उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किसने किया? सर रेड क्लिफ ने। किसने किया सर? सर रेड क्लिफ ने इसका निर्माण। और इस रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, जिसको राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा हमारे राजस्थान से सर्वाधिक लगती है दोस्तों 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा दोस्तों पंजाब की लगती है मात्र 89 किलोमीटर राजस्थान से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जैसलमेर, 34,000 इसकी है 34,401 वर्ग किलोमीटर। 34,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जैसलमेर का। सबसे बड़ा है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जो पश्चिम दिशा में दोस्तों, इसके अपोजिट पूर्व दिशा में है दोस्तों धौलपुर, जिसका है 3,034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 3,034 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल सबसे कम है। तो अब इसको हमने दोस्तों याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बना दिया, जो आप हमेशा कभी नहीं भूलोगे। क्या है? हमने एक ढोला बना दिया दोस्तों, आप कभी भूल ही नहीं सकते। क्या बनाया है कि उत्तर में कोना पधारे गंगा नगर हमारा है। उत्तर में कोना पधारे गंगा नगर हमारा है। और दक्षिण में पूरा कुंड लगवाया, दक्षिण में पूरा कुंड लगवाया। बांसवाड़ा को बड़ा मजा आया, बांसवाड़ा को बड़ा मजा आया। कैसे कहिए भैया आगे ठाकुर सर ने? अरे कपड़े तुमसे लाना धौलपुर। आहा, कैसे कहिए? अरे कपड़े तुमसे लाना धौलपुर, पूरब का है यही कहना। बाजरा कतरा जैसलमेर में, पश्चिम का है बड़ा नजारा। बाजरा कतरा जैसलमेर में, पश्चिम का है बड़ा नजारा। तो क्या हो गया? कोना गांव कहाँ पर है? गंगानगर उत्तर दिशा में। अच्छा, बोरकुंड कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर? दक्षिण दिशा में। और सेलाना गांव कहाँ पर है? धौलपुर में पूर्व दिशा में। और कटरा गांव कहाँ पर है? जैसलमेर पश्चिम दिशा में। तो इस लाइन के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं ठाकुर सर? क्या इसके नजारे को देख कर, वो इसके नजारे को देख कर कहीं पागल ना हो जाऊं, कहीं पागल ना हो जाऊं। वो इस राजस्थान के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। फिर आगे क्या बोलते हैं ठाकुर साहब? क्या बोला? वो इसकी लंबाई को देख कर, वो इसकी लंबाई को देख कर उत्तर दक्षिण भी घबराया है। उत्तर दक्षिण भी घबराया है। 826 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा आया है वो इसकी। फिर क्या हुआ भाई? आगे क्या बोले ठाकुर सर? वो इसकी छाती को देख कर, क्या बोला? वो इसकी छाती को देख कर पूरब से पश्चिम भी थर्राया है। 869 किलोमीटर पाकिस्तान को दौड़ भगाया है। वो इसके दौड़ को देख कर कहीं पागल ना हो जाऊं, कहीं पागल ना हो जाऊं, कहीं पागल ना हो जाऊं। वो इस राजस्थान के प्यार में कहीं पागल ना हो जाऊं। आगे क्या बोले ठाकुर साहब? सुनिए जरा। अरे उत्तर से पंजाब बुलाया, क्योंकि उत्तर दिशा में कौन है भैया? पंजाब। अरे उत्तर से पंजाब बुलाया, साथ में हरियाणा उत्तर पूरब से आया। और पूरब में उत्तर बैठाया, पूरब में उत्तर बैठा, उत्तर यानी यूपी, पूरब में यूपी बैठाया। पश्चिम दक्षिण से गुजरात बुलाया, सबने मिलकर पूरब दक्षिण में एमपी बैठाया। एमपी
मिनिस्टर बैठा दिया, यानी कि मध्य प्रदेश बैठा दिया, तो हमें दिशाओं का ज्ञान हो गया, पड़ोसी देशों का ज्ञान हो गया। यानी कि उत्तर दिशा में कौन हो गया? पंजाब। उत्तर पूरब में क्या हो गया? हरियाणा। पूरब में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। पूरब दक्षिण में क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और दक्षिण पश्चिम में क्या हो गया? गुजरात। और इन सब ने मिलकर फिर एक योजना बनाई और उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान को दूर भगा दिया। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में क्या हो गया? पाकिस्तान। अब दोस्तों एक चीज याद करने वाली, अब इनमें सबसे ज्यादा जो सीमा लग रही है वो मध्य प्रदेश की लग रही है। कितनी? 1600 किलोमीटर भारत से, सॉरी राजस्थान से। इसके बाद पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। अब हमारे राजस्थान के दोस्तों 4 जिले लगते हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हमारे पाकिस्तान से टच होते हैं दोस्तों। और पाकिस्तान के 2 प्रांत टच होते हैं। एक प्रांत है दोस्तों पंजाब प्रांत। कौन सा है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, जिसके 3 जिले हमारे राजस्थान से लगते हैं। पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं? 3 जिले। उसके बाद दोस्तों आता है सिंध प्रांत। पाकिस्तान का दूसरा कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत के दोस्तों 6 जिले लगते हैं। यानी कि पाकिस्तान के कुल मिलाकर 9 जिले हमारी राजस्थान की सीमा को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। जिसको क्या बोला हमने? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और भारत के कितने जिले लग रहे हैं? सॉरी राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं? 4 जिले: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं? यानी कि अपने ही देश के राज्यों से जो सीमा टच होती है दोस्तों, उसी को हम अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है वो है दोस्तों 4850 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर में से आप 1070 किलोमीटर घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी? 4850 किलोमीटर। और इस राजस्थान की आकृति हमने क्या बताया? विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या बताया? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 826 पूरब से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। पूर्वतम बिंदु सिलानागाम धौलपुर, पश्चिमतम बिंदु कटरासम जैसलमेर, उत्तरतम बिंदु कोनागाम गंगानगर, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा। ये था दोस्तों राजस्थान की स्थिति एवं आकार, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ और राजस्थान का विस्तार क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको हमारी क्लास में बहुत आनंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।